Hello and welcome. You're watching Election Radar right here on NDTV. Our team has today reached Aligarh. This is known as the city of learning because of the Aligarh Muslim University, and now the Prime Minister has laid the foundation stone for a brand new university right here, and also known as the city of locks, famous nationally and internationally for the Aligarh padlock. It's also a city which enjoys beautiful heritage and infrastructure. These iconic buildings like the one behind me, this is called the Ghanta Ghar. Now in this region, which is going to polls in phase 1, there are 7 Vidhan Sabha constituencies. Last time in 2017, it was a 7-on-7 for the Bharatiya Janata Party. The issues, the caste calculations, constitution, all of it has been discussed threadbare. But this time around, what does the center of the Aligarh Muslim University, a place that has a considerably high Muslim population, think about the elections, about the prospects of the BJP, Yogi Adityanath, and what it thinks about the Samajwadi Party as an alternative? Or does Aligarh have something totally different on its mind? Who holds the key to the Aligarh lock? And yes, we mean the political key. Can the BJP unlock a 7-on-7, or will there be someone else who will hold the key to the political fortunes in Aligarh? We find out. डॉक्टर अहमद मुश्तबा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये एक मुस्लिम फैक्टर के बारे में बड़ी बात होती है। आपने देखा पूरे वेस्टर्न यूपी का जो फोकस है उसमें ये है कि नफ़रत की राजनीति बनाम प्रोग्रेस या विकास की राजनीति। ऐसे में हमने बहुत ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस मुद्दे पर बात करते हुए नहीं देखा है। आपकी रीडिंग क्या है? आपको लगता है ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकती है? मेरा तो अपना मानना है, बल्कि मैं ये बात बहुत अफसोस के साथ आपके सामने दर्ज करता हूँ कि हिंदुस्तान इतने बड़े जमहूरी मुल्क में आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हम लोग वोट देने का सलीका ही नहीं सीख पाए। हमारे सामने कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता है कि हम किस बेस पर वोटिंग करने जा रहे हैं। आप इस बात पर ये आप सब लोगों के बारे में बोल रहे हैं या सिर्फ मुस्लिम्स के बारे में? मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ कि हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की हम लोगों को आदत ही नहीं रही है। हम लोग अगर किसी कैंडिडेट के साथ बहुत सारी भीड़ देख ली तो हमने ये वोटिंग पैटर्न ही सेट कर लिया कि इससे शायद बहुत ज़्यादा मत मिलने वाले हैं तो इसको वोट दे दें। हमने कुछ जो पैराडाइम सेट होना चाहिए थे वोटिंग के, वो पैराडाइम अब तक सेट ही नहीं हो पाए। ये बहुत सबको गौर व फिक्र करने की बात है। मैं आपके पास आना चाहता हूँ प्रोफेसर अजय बसारिया जी, आप हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के प्रोफेसर। ये जो अभी बात बोली मुश्तबा जी ने, आप इससे सहमत हैं या आपको लगता है कि लोकल इश्यूज डोमिनेट करें? देखिए, जो कन्वेंशनल विजडम थी वो ये माना जाता था कि स्टेट असेंबली इलेक्शन जो होते हैं वो बहुत ही लोकल इश्यूज पर लड़े जाते हैं। आपको लगता है वो नैरेटिव बदला है पिछले कुछ सालों में कि अब एक कॉमन इशू हो गया है जिसमें सब जगह वोटिंग होती है? देखिए, दिक्कत पूरी ये है कि जो आज के हालात हैं उन हालात में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो जनता के बीच जाकर जनता के दुख दर्दों के बारे में सुनकर उनके लिए आंदोलन करने का काम व्यापक स्तर पर नहीं कर रही है। छुटपुट कुछ घटनाएं होती हैं, मीडिया में आती हैं, तो वहाँ पर रेला लग जाता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का। जब ये मुद्दे नहीं होंगे, सही बात तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जो हकीकत में जो मुद्दे हैं वो मुद्दे उनके पास हैं ही नहीं, और इसलिए कुछ मुद्दे उछाले जाते हैं जिनमें धर्म है, जिसमें जाति है, जिसमें राष्ट्रवाद है। पॉलिटिकल साइंस के भी यहाँ पर प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मोहिबुल हक। आप अग्री करेंगे जो अभी आपने बोला बसारिया जी ने, कि जो परोस दिया जाता है राजनीतिक दलों द्वारा वही मुद्दा बन के रह जाता है और फिर उसी पर वोटिंग भी हो जाती है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली किसी हद तक ये बात सही है, लेकिन जहाँ से आपने बात शुरू की थी मुस्लिम फैक्टर की, देखिए, जब चीफ मिनिस्टर खुद ये स्टेटमेंट देंगे कि ये 80% वर्सेस 20% है, तो देखिए एक नैरेटिव को समझने की कोशिश करनी चाहिए।
यानी एक पॉलिटिकल पार्टी ये क्लेम कर रही है, चीफ मिनिस्टर ये क्लेम कर रहा है कि जैसे हिंदूज मोनोलिथ हों, मुस्लिम भी मोनोलिथ हों। ये सोशियोलॉजिकली अगर आप देखें या पॉलिटिकली अगर आप देखें, मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है और ये है भी नहीं। ना हिंदू मोनोलिथ है, ना मुसलमान मोनोलिथ है। ये नैरेटिव जब सेट होगा तो एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को इसका एडवांटेज होगा। तो ये जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम पॉलिटिक्स होती है, ये विद नोटेबल एक्सेप्शन ऑफ सम मीडिया हाउसेज, अदरवाइज ज़्यादातर मीडिया ने भी इसको दे हैव परफेक्टेड द आर्ट ऑफ डिसेप्शन जिसे कहते हैं, और दे हैव बिकम व्हाट इज कॉल्ड मीन्स ऑफ मास डिसेप्शन। तो अल्टीमेटली जो इंस्टेड ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि फार्मर्स की बात है कि 7 किसान जो है वो शहीद हो गए, मान लिया इन्फ्लेशन है, डीजल पेट्रोल के दाम हैं, डेवलपमेंट का मुद्दा है। ये मुद्दा अगर उठाए डिस्पेंसेशन तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इस पे तो क्वेश्चन होंगे। तो अल्टीमेटली जो सुपरफिशियल इश्यूज हैं, विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी कॉल्ड अ कंट्रोल्ड मीडिया, बायस्ड मीडिया, दे कैन कंस्ट्रक्ट दिस काइंड ऑफ नैरेटिव, और उस नैरेटिव में अल्टीमेटली फायदा उसका हो जाता है। प्रोफेसर जैदी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि एक सरकार के प्रति रोष और गुस्सा ये नेसेसरली ट्रांसलेट करेगा उनके खिलाफ वोट में भी, या फिर ये है कि मैं गुस्सा भी तुम्ही से हूं लेकिन उम्मीद भी तुम्ही से है? नहीं, जैसा कि हमारे काबिल दोस्तों ने बताया है कि देखिए, जो नाराज़गी है वो रिफ्लेक्शन तो ज़रूर आएगा, बट कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत पॉजिटिव भी है। लोग अब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और सिस्टम की बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हमें इस बार इस पे भी हमें उम्मीद है कि जनता हमारी और हम लोग सभी लोग मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे कि अच्छी गवर्नेंस आए और बेस्ट गवर्नेंस आए, जिससे हमारी कंट्री का फायदा। देखिए, ये आप चूज कैसे करेंगे, क्योंकि हर सरकार जो है अपने गवर्नेंस मॉडल को बेस्ट गिनाती है। मायावती ने बोला, देखिए मैंने तो दिल्ली से, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक एक्सप्रेसवे बना दिया, अब वो आई नहीं वापस, विकास की बात पर वो नहीं है। ये स्टेट भी तो ऐसा है कि विकास अकेले अपने आप में चुनाव नहीं जिताता, ना ही अखिलेश के हाईवे से उनको विक्ट्री मिली, इनके हाईवे से इनको कैसे मिल जाएगी, और ये मुद्दा सही में लोगों के लिए रहेगा या नहीं, ये कौन गारंटी करे? देखिए, इसकी गारंटी तो इस चीज़ से होगी कि हमने जो तजुर्बा किया है वो तजुर्बा हमारे लिए काफ़ी है कि हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ को एडमायर किया, उनको डिनाइल भी किया उनका, बट हमें मौजूदा जो चीज़ें देखनी है, हमें एक, जैसे हम इस इंस्टीट्यूशन में खड़े हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और ये अभी जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मिनी इंडिया, और हम लोग की सबकी यही कोशिश है, जो हमारा एजुकेटेड क्लास है, कि हम किसी भी सूरत से एक अच्छे से अच्छा कैंडिडेट बेस्ट लेके आए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। आप हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इतिहास में आपने तो पॉलिटिकल साइंस के हवाले से बताया है कि किस तरीके से चयन होता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्ट्री, आपको क्या लगता है कि इस बार जो मुस्लिम वोटर है, आपका ये कहना है कि वो मोनोलिथ नहीं है, कि ये मान लेना कि वो पूरा एक तरफा वोट होगा, एक दिशा में होगा, वो सही नहीं है? ऐसी उम्मीद भी हो सकता है कुछ राजनीतिक दल लगाए बैठे हों कि पूरा मुस्लिम समुदाय जो है वो एक साथ उनको वोट करेगा, लेकिन व्हाट इज योर असेसमेंट? देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जो हिस्ट्री है, उसमें मुस्लिम स्पेसिफिकली अलग जाके वोट किया ही नहीं है। 67 में एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट था, उसमें मुस्लिम का भी शेयर था। 77 में एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट था, उसमें मुस्लिम इलेक्टोरेट का भी शेयर है, वो पोस्ट पोल एनालिसिस सबने देखा होगा। 1989 में ऐसा हुआ। आप प्रोविंशियल इलेक्शंस की भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की हिस्ट्री देख लीजिए तो यही है। हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि प्री बीजेपी इरा में भी और बीजेपी इरा में भी हर वक्त मुस्लिम फैक्टर की बात हो रही है। अरे जिस वक्त मेजोरिटेरियन कंसोलिडेशन, उस वक्त तो मुस्लिम ऐसे ही मतलब इररिलेवेंट हो गया हुआ है इलेक्टोरली। तो ये तो अपने आप में इस फैक्टर की बात करना खुद एक बहुत मतलब वी स्मेल सम डेंजर इन इट। तो क्यों ये बड़ी रोचक बात कह रहे हैं आप? बाद में बताएंगे। नहीं, व्हाई डू यू स्मेल डेंजर? जिस वक्त मेजोरिटेरियन कंसोलिडेशन है, उस वक्त माइनॉरिटी का मूड क्यों नाप रहे हैं? उस वक्त मेजोरिटी का जाके नापिए। लेकिन बात ये भी है ना कि क्या मेजोरिटी कंसोलिडेशन है? पिछली बार 14, 17 और 19 में तो हो सकता है हो, लेकिन क्या 22 में भी मेजोरिटी कंसोलिडेशन है? ये तो अब परसों यहाँ इलेक्शन है और बाकी जगहों पे और इलेक्शन होगा, पता चलेगा। हम वो नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये हम वोटिंग राइट सिटीजन की हैसियत से पाए हैं। जैसे हम प्राइमोडियल आइडेंटिटी के ट्रैप में गए कि जाट कैसे दे रहा है, मुसलमान कैसे दे रहा है, ब्राह्मण कैसे दे रहा है, ठाकुर कैसे दे रहा है, हम तो यहीं सबवर्ट कर दिए। हमने उस डेमोक्रेसी के मीनिंग को वहीं सबवर्ट कर दिया।
अब कुछ छात्रों से भी बात कर लेते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। आपका शुभ नाम और आपके विचार। मेरा मोहम्मद इमरान गाजी नाम है जी। अभी मौजूदा जो इलेक्शन विधानसभा का होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इसके अंदर आप एक चीज़ देखिए, अभी आपने एक टॉपिक दिया 80 बनाम 20। हाँ। तो इसको आप ये देखिए, कुछ मीडिया हाउसेज जो बाइज्ड हैं वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं। हाँ। और वो नैरेटिव इस तरीके से सेट कर रहे हैं कि एक तबका अलग कट जाए और 80 वाला तबका एक तरफ पर चला आपने जाए। सुना उन्होंने उसका तर्क क्या दिया है? उनका ये कहना है ये 20% वो हैं, ये हम किसी धर्म विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम उन लोगों की बात कर रहे थे जो कि देश विरोधी हैं। देखिए, आरएसएस और बीजेपी का हमेशा यही रहा है, आधी अधूरी बात करते हैं। हाँ। जैसे मैं आपके मीडिया के चैनल से एक माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे आप देखिए आरएसएस का जो सबसे मेन मुद्दा है वो है अखंड भारत का। हाँ। और वो इस बात को बोलते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, हम सपोर्ट कर रहे हैं अखंड भारत को बनाएंगे। लेकिन आप मेजोरिटी के बताइए, जब अखंड भारत बनकर तैयार होगा क्या मेजोरिटी में होगी? माइनॉरिटीज मेजोरिटी में आ जाएगी और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे होंगे। तो ये बात 80 वाले तबके को बताई जाए कि ये आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जहाँ पर स्टूडेंट अपने हक की बात रखता है वहाँ पर आप लाठी चार्ज कर देते हैं। आप प्रयागराज में देखिए क्या हुआ, स्टूडेंट ने अपने हक की बात करी, हॉस्टलों से निकाल के मारा गया। 15 दिसंबर के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर क्या यहाँ पर हुआ, लड़कों के ऊपर ग्रेनेड मारे गए, गोली चलाई गई, कितनी क्या जुल्म ज़्यादती यहाँ पर हुई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ ख्वाब दिखाने वाली गवर्नमेंट है। ज़मीन पे अगर आप बीजेपी की हुकूमत का काम देखेंगे तो ज़मीन पे आपको कोई काम नहीं मिलेगा। आप देखिए 15 लाख का वादा किया, ज़मीन पे कोई उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं। 2 करोड़ नौकरियों के वादे किए, ज़मीन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। स्मार्ट सिटी का वादा किया, ज़मीन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जाहिर कर रही हैं कि सिर्फ जो है बातों से ये लोग अपना काम चला रहे हैं, सिर्फ फीते काट रहे हैं, खाली योजनाएं कागज़ पे तो बन रही हैं मगर ज़मीन पे नहीं आ पा रही हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर मुद्दा क्या होगा? अलीगढ़ की बात करते हैं, पूरे प्रदेश में जो होगा वो देखा जाएगा। अलीगढ़ के हिसाब से आपको क्या लगता है यहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा क्या होगा? देखिए, इस वक्त जो यहाँ का मुद्दा है वो अगर शायद किसान आंदोलन नहीं होता तो हम कहते ये भी धर्म के ही मजहब के ही नाम पे ये भी इलेक्शन अलीगढ़ का हो जाता। लेकिन जब से किसान आंदोलन हुआ है तो मेजॉरिटी हमारे अलीगढ़ शहर की 3 चीज़ों में है। एक तो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी की वजह से और कॉलेजों में, दूसरी कारखानों में काम करने वाले मजदूर हैं, और तीसरी है किसान, जो मैक्सिमम गन्ना किसान जो है और इस बेल्ट के जो हैं वो किसान हैं। तो इनका जो हम मुद्दा इस वक्त है वो है आवारा पशु, किसानों के जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और क्या पश्चिम क्या पूरब सब जगह किसानों ने ये जरूर बोला है कि आवारा पशु जो है एक बहुत बड़ा जी। तो इनकी खेती का नुकसान, यूरिया टाइम पे इनको नहीं मिलती, इनकी फसलों का नुकसान, इनको एमएसपी सही से नहीं मिल पाया, इसलिए हमारे यहाँ किसानों का ये नुकसान हुआ। स्टूडेंट के सारे स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद कर देने की वजह से हम सालों पीछे चले गए एजुकेशन के मामले में, और अलीगढ़ अपने तालीम के लिए जाना जाता है। तो एजुकेशन में हमारे हालात बुरे हो गए। हमारी फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से जो हमारा लेबर क्लास है वो बहुत बुरे हालात से ताला और तालीम के लिए जाने वाला शहर, वहाँ तालीम में दिक्कत हो रही है और ताले लग रहे हैं। जी बिल्कुल सही, आपका तालीम भी जो है बंद की जा रही है और ताले लग रहे हैं कारखानों में और रोजगार पे। जो जैसा इमरान ने कहा कि 20% और 80%, वो लोग कह रहे हैं हमारे खिलाफ जो है 20% है। उनकी वो टंग ऑफ स्लिप है, स्लिप टंग का मसला है कि वो 80% कहना चाह रहे हैं कि हमारे खिलाफ है, क्योंकि 80% लोग बेरोजगार हो चुके हैं इंडिया में। तो नाराजगी तो है, लेकिन बीजेपी ये सिर्फ एंटी बीजेपी माहौल बना के बाकी दीगर सेकुलर पार्टियां वोट ले लें जैसे अखिलेश यादव करते हैं, तो वो नाराजगी उसमें तब्दील नहीं होगी। ये मुद्दों की बात होगी। अखिलेश यादव हमारे मुद्दों पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। धर्म संसद हो जाती है, एक कम्युनिटी को, विशेष कम्युनिटी को, मुसलमानों को मारने की और काटने की बात होती है। उस पर क्या लगता है वो क्यों नहीं और पार्टियां करती हैं? उनको लगता है हिंदू नाराज हो एक सॉफ्ट हिंदुत्व और एक हार्ड हिंदुत्व की पॉलिसी है कि मुसलमानों को साइडलाइन करके एक पार्टी आई है हार्ड हिंदुत्व के साथ, और अखिलेश यादव सपा बाकी दीगर पार्टी आई है सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ। अगर हम इनके इशू पे बात करेंगे, ट्रिपल तलाक पर अखिलेश यादव बात करने के लिए तैयार नहीं। यूएपीए का बिल के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को तो एकदम मुसलमानों का हितैषी माना जाता है। हितैषी बात तो उनको हितैषी 12 पहुंचाएगी। सुनिए 12 के अंदर समाजवादी को वोट दिया, सरकार में आई, 18% रिजर्वेशन का वादा किया मुसलमानों का, वो पूरा नहीं किया समाजवादी पार्टी ने। वहीं आम आदमी पार्टी के साथ बैठ के अखिलेश यादव, जामिया के मेडिकल कॉलेज के लिए बात हुई, कोर्ट ने कहा आप जमीन अलॉट कर दें, और वो जमीन अलॉट नहीं की। जामिया का मेडिकल कॉलेज, इनकी बात से आप लोग सहमत हैं जो ये बोल रहे हैं? नहीं, इन्होंने ये कहा है कि भले ही बीजेपी एक तरीके की राजनीति कर रही हो, लेकिन बाकी लोग भी उसी दिशा में राजनीति कर रहे हैं।
जी, ये जो प्रेजेंट जो है सिचुएशन है इलेक्शन की, इसमें कहीं भी आप देखिए कोई भी पार्टी खुल के मुसलमानों का नाम नहीं लेना चाह रही है, बचना चाह रही है कि जो हिंदू वोटर हमारे कहीं ऐसा होना हो भाग जाए। तो जो इस तरीके की समाजवादी पार्टी भी शामिल, समाजवादी पार्टी तो शुरू से यही की है। मुसलमानों ने 4 बार उनके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया, डिफेंस मिनिस्टर बनाया, तब भी ये मुसलमानों को सिर्फ लॉलीपॉप थमाते रहे, और उसके बाद ये जब से आए हैं तो इन्हें एक अजीब सी जो है, तो आप तो सभी से नाराज हैं, फिर सरकार कौन बनाए? हमारा देखिए इस दौर में जो जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से सीधा मुद्दा हो चुका है, हमें रोजगार चाहिए, हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए, हम न जात पात की पॉलिटिक्स करेंगे, न मजहब धर्म की, मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। रही बात मुद्दों की, तो जो असल मुद्दे हैं वो कहीं नहीं है, शिक्षा की बात कहीं नहीं हो रही है। अब ऑनलाइन मामला सबका चल रहा है, ऑनलाइन में कितने ऐसे बच्चे हैं जो वास्तव में उससे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा पा रहे हैं। बीजेपी 2017 में आ गई, 92 में खत्म हुई थी यूपी से। जिन लोगों ने 25 साल यहाँ राजनीति करी, खासतौर से मायावती और अखिलेश यादव और बुलंद यादव, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? या जो 2013 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई कि देश के अंदर मुसलमानों के हालात बद से बदतर हैं, वो किसके टाइम में था? यानी कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह यूज किया है, और मुसलमानों का भला किसने क्या, पहले ये बता दें। ठीक है, अभी कुछ चल रहा है, वो सबके लिए, बेरोजगारी है वो हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है। मैं अगर जानना चाहता हूँ कि हालांकि ये बात एस्टेब्लिश हो गई कि मुसलमान एक मुश्त वोट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन मुसलमानों का राजनीतिक दुश्मन नंबर 1 और दुश्मन नंबर 2 कौन है? आपकी बात से ऐसा लगता है कि ना आपको सपा मंजूर है ना भाजपा। नहीं, देखिए जितनी भी आपको सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी भी, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जो मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहती है, उनके मुद्दों से भागना चाहती है, वो सबसे बड़ी दुश्मन। बहुत ही रोचक बातचीत है, दुर्भाग्य से समय कम है, लेकिन आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ सीखने को मिला है आप लोगों की बात सुन करके, बहुत बहुत धन्यवाद। So Aligarh, known as the city of locks, you can't really get the sense of what business means in this city unless you come to one of these places. It's a narrow lane. You would think that these are houses, but these are actually factories churning out locks, the very famous Aligarh lock. But in this original center of MSME, the small, medium and micro enterprises, what do the lock manufacturers who ensure the safety and security of everyone's homes and factories by making that lock, what do these lock manufacturers have to say about their business? How is it shaping up? Let's find out by going inside a lock factory. ताले व्यापारी क्या कहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम हसीन अहमद। कब से आप हैं इस बिजनेस में? मुझे करीब हो गया 12-15 साल हो गए। 12-15 साल। इस 12-15 साल में व्यापार को लेकर के, ये एमएसएमई सेक्टर में आता है, क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मुझे मालूम है जब एक बार वो हुआ था डीमोनेटाइजेशन, और उसके बाद लॉकडाउन हुआ था, तो एक दोहरी मार पड़ी थी, लेकिन उसके अलावा कोई दिक्कत जो आ रही है आपके सेक्टर में? इस टाइम परेशानी जो आ रही है वो जीएसटी की आ रही है। अच्छा। जीएसटी को लोग बहुत परेशान हैं, और फिर ये लॉकडाउन आया, और लॉकडाउन से तो और ज़्यादा परेशानियाँ हो गई। महंगाई काफ़ी बढ़ गई जब से ये सरकार आई है, उसके बाद से तो महंगाइयाँ इतनी बढ़ गई और कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, और छोटा व्यापारी तो इतना परेशान है जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो ये जो कहते हैं कि साहब माल जो है नंबर 1 से भेजिए, नंबर 1 से माल कहाँ से जाएगा? सामने कस्टमर लेने को तैयार नहीं है, दुकानदार कोई लेता नहीं है, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? हमें 9% माल पे डाल के मिलता है, और सामने वाला बिल मांगता है हमसे 9% पे, तो हमें तो 9% अपनी जेब से देना पड़ रहा है, तो उससे ज़्यादा परेशानी हो रही है। और फिर रोज़ रोज़ की महंगाई नहीं रुक रही किसी कीमत पे भी, महंगाई से ज़्यादा परेशान है हम लोग। किस तरीके की उम्मीद रखते हैं आप सरकार से कि क्या ऐसी फौरी तौर पर राहत आपको मिल जाए जिसकी वजह से ये जो ताले का सेक्टर है या यहाँ पर और जो बिजनेस हैं वो ठीक से चले? देखिए, ताला एक तरह से हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अलीगढ़ के अलावा ये हैंडमेड ताला कहीं नहीं बनता। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आती है, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। ये हमारा ताला आज बैसाखियों पे चल रहा है, इतनी महंगाई है, हर मटेरियल पे 1 साल के अंदर जस्ट डबल रेट हो गए।
बहुत ज्यादा। हर गवर्नमेंट कोई भी हो विकास करती है, गलियों का, रोडों का, कोई भी इंडस्ट्री लगाती है। एक इंडस्ट्री को लगाने के लिए कितने लोगों को रोजगार देती है? 10,000, 5,000, 20,000, 50,000। जिस इंडस्ट्री से, स्मॉल इंडस्ट्री से कम लाखों लोग, 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं, उनके बारे में कोई भी नहीं सोचता। आप जितना नई इंडस्ट्री लगाने में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर यहाँ पॉलिसी बनाने में, इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा फरोग देने में अगर काम करें, तो ये इंडस्ट्री 50, 10, 20 लाख जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, कम से कम वो अपने बच्चों को ढंग से रोजगार दे सकते हैं। अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए भी, फीस के लिए सोचते हैं, जो छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ाते हैं, कि उसके बाद भी इस काम से उनके बच्चों की एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जैसे और कंट्रियों की पॉलिसी है, जैसे चाइना 1970 के अंदर हमारे कंट्री से बहुत ज्यादा पीछे था। आज उनकी पॉलिसियों की वजह से ये देखिए दुनिया के अंदर वर्ल्ड पावर के नाम पे क्या कहते हैं, वो आज देखा जा रहा है। सिर्फ किस लिए कि उनकी बिजनेस पॉलिसी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि कहते हैं किसी और वजह से। बिजनेस पॉलिसी अच्छी है जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी आज हमसे बहुत ज्यादा है, हम उनके मुकाबले पे बहुत ज्यादा पीछे हैं। आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि किस तरीके की राहत मिलनी चाहिए और क्या कठिनाई आ रही है? सर, इसमें सबसे बड़ी कठिनाई जो आ रही है वो ये है कि ताले कारोबार से जुड़े हुए लोग जो है वो बहुत छोटे स्तर के होते हैं। उन पर ना तो जीएसटी नंबर है ना कुछ है। अब वो परचेजिंग करके जो लाते हैं तो टैक्स मत दिए आते हैं। अब वो हमें जो सामान लेना होता है वो कॉस्टली पड़ता है, लेकिन जब हम उसको आगे देते हैं तो वो हमारी पॉकेट से जाता है जीएसटी। इतना इनकम भी नहीं है, महंगाई को देखते हुए वो तो जो मेन मुद्दा जो समझ में आ रहा है वो ताला व्यापारियों के लिए जीएसटी की जटिलता है सर। जीएसटी की बहुत ज़्यादा जटिलता है, उसका वो समझ में नहीं आता। और बेसिकली यहाँ ज़्यादातर जो ताला कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, या तो वो कम पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट नहीं है, जो कि इतनी इजीली नहीं समझे जाते। जब जीएसटी स्टार्ट किया गया था तो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया गया था गवर्नमेंट ने, जो कि इसकी जटिलता को समझाया, लेकिन वो भी सिर्फ न्यूज़ चैनल्स पर और पेपर्स पर होकर रह गया, लेकिन ग्राउंड को कोई नहीं आया समझाने के लिए कि जीएसटी है क्या। आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? पहले तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं। आपका एक चैनल ऐसा है जो सच्चाई बयां करता है, बाकी चैनलों का नहीं मुझे मालूम। और ताले के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं, इतनी महंगाई कर दी है कच्चे माल पे। जो चीज़ 40 रुपए किलो था कच्चा, वो आज 80 रुपए, ठीक डबल है। तो ये सरकार की कच्चा माल मतलब लोहा, कच्चा लोहा, पत्ती वगैरह आती है, स्टील वगैरह आती है। जो चीज़ 100 रुपए किलो थी वो आज 200 रुपए किलो है। तो कारखानेदार, जो छोटे छोटे कारखाने हैं हज़ारों, वो बंद हो चुके हैं। जो बड़े कारखाने हैं वो चल रहे हैं इस वक्त। छोटे कारखाने वाला जो पूंजी थी वो खा पी के बैठ गया, कुछ लॉकडाउन में परेशान हुआ, कुछ सरकार ने महंगाई इतनी कर रखी है जो कि वो नहीं चला सका, उसके बच्चे भूखे मरने लगे, तो उसको आखिरकार कारखाने बंद करना पड़े। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, कारखाने में जो लेबर काम करती है, कारखाना एक मालिक का होता है, उसके पीछे एक कारखाने में 500 से 1000 लेबर काम करती है। तो सरकार को कारखाने वाले को सब्सिडी देना चाहिए, और जो लेबर काम करती है उस लेबर के लिए उनका बीमा होना चाहिए, उनके बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम होना चाहिए, उनकी दवाई का इंतज़ाम होना चाहिए। जब ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अगर हम नीचे स्तर से सोच के चलेगी हमारी सरकार, गरीबों का भला सोचेगी, तभी सरकार आगे चलेगी, वरना 5 साल के बाद पब्लिक उसको बदल देगी।